गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे पेज में अपने यकीन में सुबह सुबह लो प्रभु का नाम लेके अपने जिंदगी का नाम करते हैं कुछ शुभ काम। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। अरे ये कहां से दुई आवाज आ रहा है, सवेरे सवेरे दुई आवाज आ रहा है, बताइए। हेलो 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 हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, रुचि कुमारी, रितिका राव, जीएमएस, गुड मॉर्निंग सर, वाह ए डे, बढ़िया बढ़िया, जीएम सर, जीएमएस, कितना बढ़िया शॉट बना देते हैं ये बच्चे। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग जीएमएस 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 एवरीबॉडी, जीएमएस लव यू टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, जीएमएस कैसे हैं आप सभी लोग। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को दिखाई दे रही है, क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा हूं, तो फटाफट से बता दें। अगर आवाज दिखाई दे रही है और मैं सुनाई दे रहा हूं तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दें, दिलों की बारिश करते, दिलों को लहरा दे, बता दें कि क्लास शुरू की जाए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, यस लव यू। अनमोल जी बताइए ना, बताइए सर सुनने के लिए तैयार है, बताइए सर सुनने के लिए तैयार है, बताइए आप फटाफट से बताइए। सर सुनेंगे, सुबह सुबह की क्लास है तो वैसे भी, हाँ क्लास मेरी भी ओपन नहीं हो रही थी, क्लास मैंने भी ट्राई करी ओपन करने की, तो शुरू में नहीं ओपन हुई, लेकिन अब क्लास बिल्कुल रॉक स्टार्ट हो चुकी है, बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है। फटाफट से शुरू कर लेते हैं हम, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार वंदना जी, नमस्कार नमस्कार। बच्चा कह रहा है सुबह सुबह कैसे बेटा, सुबह सुबह कभी कभी करना चाहिए अच्छे काम, कभी कभी अच्छे काम करना चाहिए, सुबह 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 अच्छे काम कर लेने चाहिए। क्लास ओपन नहीं हो रही थी सर, मस्त है सर, एकदम बेहतरीन है, वेब प्रो हो गई यस। क्लास में कुछ दिक्कत आई थी स्टार्ट होने में सबसे पहले, लेकिन अब सही हो गया। तनु सर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए बेटा, तभी तो सुबह की क्लास लगी है, तभी तो सुबह की क्लास लगेली है। तनु सर बहुत ही प्यारे मीठे इंसान हैं, बहुत ही मीठे स्वर वाले इंसान हैं, बहुत ही प्यारा बोलते हैं, प्रिय बोलना चाहिए, इसीलिए इंसान को जीवन में, तभी वो तनु सर की तरह आगे बढ़ पाता है, अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाता है, और आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रियम वद अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादन करें शीलस्य का, अच्छे लोगों का अभिवादन करें, अभिनंदन करें, नमस्कार करें, उनके साथ हमेशा बुराई करें। नित्यम विद्योपसेविना, विद्यों की सेवा करें, हमेशा अपने घर में बड़े और बुजुर्गों की सेवा करें, नहीं कोई मिले तो मम्मी पापा की सेवा करें, मम्मी पापा से बड़ा भगवान इस धरती पे कोई नहीं। नित्यम विद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। आयु विद्या यश और बल सब कुछ बढ़ता है, तो बलवान बनिए, विद्वान बनिए, महान बनिए, बुद्धिमान बनिए, और एक महान डॉक्टर बनिए। लव यू लव यू लव यू। क्लास हम शुरू करते हैं, अब क्लास शुरू करते हैं। यस बहुत ही प्यारे से हमारे सर हैं, यस यस गॉड ऑफ फिजिक्स, यस तभी तो उनकी महानता, इतने महान वो तभी बन पाए हैं, उनके व्यवहार की वजह से ही बन पाए हैं। पानी का बोतल भी आ गया भाई साहब, पानी की खूबसूरत बोतल आ गई, आपकी खूबसूरत मैम ने पानी दे दिया, वाह। जल का सुबह सुबह गर्म पानी का स्वाद ही कुछ अच्छा होता है, और जब लाने वाला कोई महान इंसान आपका कोई अपना हो तो ये तो और भी बड़ी बात होती है। वाह, प्रणाम करता हूं देवी जी आपको, प्रणाम करता हूं देवी, नमस्कार करता हूं। चलो भाई शुरू करते हैं आगे की कहानी, कक्षा शुरू करते हैं। और आज की कक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ खास होने वाला है। आज हम युग्मकों का जन्म पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, आज स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवा का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण पढ़ेंगे। यस यस चलो भाई, गैमेटोजेनेसिस स्पर्म। अरे सुबह देखोगे, डर जाओगे, रुक जाओगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। बताया था ना विवाह का जन्मदिन वाले दिन, अभी मत देखा करो, नहीं, महान लोगों को देखने का समय होता है, महान लोगों को किसी स्पेसिफिक समय पर देखा जाता है। ना ना ना, सुबह सुबह अपनी शक्ल नहीं देखता, ना 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 ना, बदमाशी नहीं, नो बदमाशी नहीं करने का ना, गंदी बात। तो आज हम युग्मकों के निर्माण के बारे में बात करने वाले हैं। यस बेटा यस। तो कल हम लोगों ने जो बात कर ली थी, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, अब तो मुझे लगता है डाउट नहीं रह गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्लियरिंग हो चुका होगा। तो आगे की कहानी हम शुरू करने वाले हैं। आर यू रेडी गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, माय प्यारे स्टूडेंट्स, आर यू रेडी एवरीबॉडी? बोलो रेडी? शुरुवेंद्र, क्लास को शुरुवेंद्र करेंगे, बिल्कुल फोकस पढ़ाई पे फोकस, एवरीबॉडी रेडी, पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस। सामनेन्द्र आकर के पढ़ाई करेंगे, ध्यान से सुने। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है, हजारों करोड़ों वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं महान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ये लोग महान होते हैं, और ह्यूमंस महान है, इस धरती पे अवतार लिया है इन लोगों ने। और ये जो ह्यूमंस होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, क्या पाई जाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, राम जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर जो सबसे मेजर इवेंट होती है उसका नाम होता है गैमीट का फ्यूजन, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। याद करो, फर्टिलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, इस परंपरा को, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे मेजर इवेंट है फर्टिलाइजेशन, और इसी बेसिस पे फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट को प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद की इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और बाद वाली को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। जहां पे हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर इवेंट होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमीट का फॉर्मेशन होता है, आज हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है, द फर्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा जाएगा। गैमेटोजेनेसिस होती है, और गैमेटोजेनेसिस के बाद होती है जिसे कहते हैं गैमीट ट्रांसफर इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? गैमीट ट्रांसफर कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। तो एक है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले जो गैमेटोजेनेसिस है, जो पुरुषों में होती है, मेल्स में होती है, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं
और दूसरा जो फीमेल्स में होता है इसे oogenesis कहते हैं, oogenesis कहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर गैमीट्स अपने अपने बनाए जाते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इसके लिए यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म यूज करते हैं और oogenesis टर्म यूज करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जो आज का हमारा बर्निंग टॉपिक है, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट में क्वेश्चन भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, काफी सवाल पूछे गए हैं। इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, समानताएं क्या है। डिफरेंस तो हर कोई बता देगा, समानताएं भी समझ लेते हैं। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस दोनों प्रोसेस में होती है, उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। बेहतरीन बातें होने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी गैमेटोजेनेसिस और इसके कंसेप्ट की। युग्मकों के निर्माण की परंपरा प्रक्रिया जो एक महान कार्य होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नर एवं मादा दोनों में होता है, कॉमन होता है। किस प्रकार से होता है जरा समझें कि युग्मकों का फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन मेल्स एंड फीमेल्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। आप देखोगे चाहे मेल हो या फीमेल, गैमेटोजेनेसिस के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है, वो कॉमन इवेंट्स होती है, कुछ कॉमन फेजेस देखने को मिलती है। साइंटिस्ट ने गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्लासिफाई कर दिया है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्लासिफाई कर दिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली फेज का नाम होता है पहली फेज होती है जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। ध्यान से सुने, कंसेप्चुअल पॉइंट है ये। मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। दूसरी फेज का नाम होता है, उसे ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो तीसरी फेज होती है उसे कहते हैं मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन की अवस्था, मैच्योरेशन जिसे कहते हैं। ये परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, नाम से समझ जाओगे, मल्टीप्लाई करना, बहुगुणन करना, एक साथ गुणा होना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4096, ऐसे नंबर बढ़ता चला जाता है। किसी की धुन में चला जाता हूं, किसी की धुन में क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाता चला जाता है, इंक्रीज करना। नाम से अगर समझे तो काम समझ आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करके क्या करना, अपना नंबर बढ़ाना। चाहे शुक्राणु हो, चाहे अंडाणु हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे ओवा, मल्टीप्लिकेशन फेज दोनों के लिए कॉमन फेज कही जाती है। दोनों में नंबर बढ़ाने की परंपरा शुरुआत में खूब होती है, खूब सारे गैमीट्स बना सकने की क्षमता होती है, और वो केवल मल्टीप्लिकेशन फेज से, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन होता है। जिस प्रोसेस के दौरान ध्यान से क्यों माइटोसिस होती है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, क्या करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता विदाउट चेंजिंग द क्रोमोसोम नंबर। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, माइटोटिक डिवीजन क्यों होता है, इंक्रीज करता है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनाता है, इंक्रीज करता है ताकि ढेर सारे महान शुक्राणु का निर्माण हो सके, महान एक्स का निर्माण हो सके। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, लेकिन विदाउट चेंजिंग द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम के नंबर को प्रभावित करे बगैर मल्टीप्लाई करने की परंपरा या प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पर्म हो या ओवा दोनों में कॉमन है। बात करें अगली फेज जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। जैसे आप सेल डिवीजन पढ़ते होंगे तो सेल डिवीजन में इंटरफेज का नाम सुना होगा। इंटरफेज एक ऐसी फेज होती है जिसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नॉन डिवाइडिंग फेज होती है, डिवीजन नहीं होता। लेकिन डिवीजन ना होने के बावजूद द फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस, कंटेंट की सिंथेसिस इंक्रीज करी जाती है। सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती है, ग्रो करती है ताकि वो मैच्योरेशन फेज में एंटर कर सके। तो एक ऐसी फेज जो इंटरफेज की तरह होती है, जो नॉन डिवाइडिंग फेज होती है। देयर इज नो डिवीजन इन दिस फेज। जिस फेज में कोई डिवीजन नहीं होता है, नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता, उसे कहते हैं ग्रोथ फेज। लेकिन ये फेज है फेज ऑफ अटेनिंग इंक्रीजिंग सिंथेसिस ऑफ डीएनए या साइटोप्लाज्म, द फेज इन व्हिच amount of cytoplasmic contents, कौन से कंटेंट्स, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स की अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज करती है। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्म के कंटेंट जब इंक्रीज करते हैं उसे ग्रोथ फेज कहते हैं। यहाँ डिवीजन नहीं होती है, सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती है मैच्योरेशन फेज के लिए, मैच्योरेशन डिवीजन के लिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज इज मैच्योरेशन फेज। ये फेज वो है जिसके बाद मैच्योर स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। इस फेज में मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस अकर्स। और ये जो मियोसिस होती है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है जिसे कहते हैं मियोसिस 1, एक होती है जिसे कहते हैं मियोसिस 1। ये एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन जिसके बाद सेल्स डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाती हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा रह जाता है। 2n डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड करती है तो यहाँ से दो डॉटर सेल बनेगी और दो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, n हो जाता है। तो ये रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस 1। और वहीं दूसरा जो पार्ट होता है इसी में वो सेल जो होती है वो मियोसिस 2 परफॉर्म करती है, जिसका रिडक्शन डिवीजन हो चुका है। लेकिन मियोसिस डिवीजन 2 जो होता है वो एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो याद रखेंगे मियोसिस को दो फेज में बांट दिया गया है। मियोसिस फेज का पहला फेज M1 जो होता है जिसमें एक सेल डिवाइड करती है, दो डॉटर सेल बनाती है। रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। जो पेरेंट सेल थी उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो 2n था। ये जो 2n वाली सेल थी, ये जो 2n वाली डिप्लॉयड सेल थी, जब डिवाइड करती है तो इससे जो बनने वाली डॉटर सेल है इनके क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। और इसके बाद फिर ये मियोसिस 2 करती है, और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, n का n ही रह जाएगा। ये देखें, तो मैच्योरेशन डिवीजन का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है और ये बनती है, ये देखें, ये सारी की सारी हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती है। इसमें से एक फेज मैंने कहा मियोसिस 1 होती है और दूसरी फेज मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये फाइनल डिवीजन करके, मैच्योरेशन डिवीजन करके स्पर्म ओवा का निर्माण किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो नॉर्मल अगर देखा जाए स्पर्म हो या ओवम, दोनों के केस में मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और ये मैच्योरेशन, ये 3 फेजेस आती हैं। अब इनमें से कौन सी फेज कब शुरू होती है? मेल और फीमेल में ये दोनों फेजेस कब शुरू होती है? जन्म से पहले शुरू हो जाती हैं या जन्म के बाद शुरू होती है?
एक सेल जो डिवाइड करती है, यहाँ पे हमने देखा नॉर्मली रूल बुक में लिखा है कि ये 4 डॉटर सेल बनाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? स्पर्म जब बनता है तो 4 सेल बनती है या 8 सेल बनती है एक सेल से, या फिर ओवम में एक सिंगल सेल डिवाइड करके ये 4 बनाती है या सिंगल सेल बनाती है? इसी बात का डिफरेंस है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनेंगी मेयोटिक डिवीजन करने के बाद। मेल और फीमेल में ये नंबर अलग अलग होते हैं, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती है, इन फेजेस के होने का टाइम एज पे डिपेंड करता है। फीमेल में बर्थ से पहले और मेल में प्यूबर्टी आने के बाद ये सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। इसी का डिफरेंस हमें समझना है कंसेप्ट में, और एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना है। लेकिन तीनों फेजेस दोनों केसेस में मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती हैं। पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिससे नंबर बढ़ता है, जिससे नंबर सेल्स का बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होती, लेकिन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ाए जाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है, रेडी किया जाता है मैच्योरेशन डिवीजन के लिए। और मैच्योरेशन डिवीजन वो प्रोसेस है, मैच्योरेशन फेज वो प्रोसेस है जिसमें डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, और ये मियोसिस दो पार्ट में डिवाइड की गई है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशन डिवीजन है। फाइनल मैच्योर स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद होता है। तो ये कहानी यहाँ पे जो कॉमन फेजेस की थी वो आपको समझ आ गई होगी। यही मेरी उम्मीद है कि आपको ये कांसेप्ट, ये पहली फेज, पहला पार्ट, स्टेप 1 जो हमने स्टेज 1 समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गई होगी। तो देरी किस बात की? चैट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। आपका मास्टर भी आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। फटाफट से जल्दी से बताएं कि क्या आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। ये कॉमनेंद्र है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में ये फेजेस कॉमन होती है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर में, जैसे मेल्स में किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल होता है, उसका हार्मोनल कंट्रोल क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या है, उन फेजेस के, वो सब समझने जा रहे हैं। ऑल क्लियर? यस, लव यू लवेंद्र। चलो भाई अब शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहला पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन्स इन मेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेल्स में टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसीलिए यहाँ पे इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, साइट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, स्पर्म प्रोडक्शन यहीं पे होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन इसे सपोर्ट करते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पर कंप्लीट होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के अंदर। ठीक है जी? तो याद लिख रखेंगे, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होती है? टेस्टिस में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होती है? टेस्टिस में होती है। कहां होती है? टेस्टिस में होती है। यस, थैंक यू भूपेंद्र राजपूत, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू आल्सो, हैप्पी बर्थडे टू ऑल आल्सो। पूरी टीम को हैप्पी बर्थडे, पूरी टीम को हैप्पी बर्थडे। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट है टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। यहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है। ये जो स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है अंडर द हार्मोनल कंट्रोल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। लिखेंगे द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सबसे पहले एक्टिव होता है, फिर पिट्यूटरी हार्मोन को जाकर एक्टिवेट करता है, गोनाडोट्रोपिन को एक्टिवेट करता है, एफएसएच और एलएच के रिलीज को प्रमोट करता है, और उसके बाद शुरुआत होती है स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस की। तो आप देखेंगे स्टार्ट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग फेजेस में। अगर आप देखोगे द कंप्लीट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू। नाउ अब हम कह रहे हैं, शुरुआत में हमने जो पढ़ा कॉमन समझा था, दोनों में कॉमन क्या होता है? अगर हम पॉइंट इस लिहाज से समझें कि जो स्टेजेस होती हैं, द स्टेजेस ड्यूरिंग, जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, मेजर स्टेजेस है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो मेजर स्टेजेस होती है, जरा उनके नाम लिख लेते हैं, उनके नाम लिख लेते हैं शुरुआत से। सबसे पहली स्टेज का नाम होता है, उसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। पहली स्टेज का नाम होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब तो फॉर्मेशन ही होता है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरी स्टेज आती है जिसे कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बाद होती है मियोसिस 1। मियोसिस होती है और इसे कहते हैं मियोसिस। मियोस का मतलब रिडक्शन होता है, मियोसिस 1। तीसरी फेज आती है जिसे कहते हैं मियोसिस 2, मियोसिस 2 कहते हैं। और चौथी फेज होती है जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस। तो मतलब अगर आप देखेंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान होने वाली जो मेजर स्टेजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसमें स्पर्म का फुल फॉर्मेशन किया जाएगा, वो स्टेजेस के नाम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान से सुनिए, पहले बेसिक चीज समझ लोगे तो पूरा डिटेल आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ये बेसिक टूल्स है पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। तो आप यहां से लिखें कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। लिखेंगे फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या नाम है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन नाम से भी समझ सकते हो, नाम से समझो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बनने तक के प्रोसेस को, शुरुआत से, बिगिनिंग से, जब सारी कहानी शुरू हुई थी, उस बिगिनिंग से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बनने तक की कहानी को हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है तो उसके बाद शुरुआत होती है मियोसिस, मतलब रिडक्शन डिवीजन शुरू होता है, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। मतलब ईच, यहां पे हम इस बात को लिखने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, डरेंगे कि ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मेयोटिक डिवीजन। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है मेयोटिक डिवीजन करता है और प्रोड्यूस करता है, इट गिव राइज टू सेकेंडरी, गिव राइज टू
क्या बनाता है ये? अब ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकंड स्टेज है मियोसिस 1 की, रिडक्शनल डिवीजन की, जहां पहली बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा और बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अब यहां पे ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड डिवीजन करता है, और इस डिवीजन के पश्चात उपरांत जो बेबी बनता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं प्रोड्यूस। मियोसिस 2 करेगा, विल प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसका नाम होता है स्पर्मेटिड्स। मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपको हर फेज की इवेंट में होने वाले प्रोसेस को समझ में आ जाए। अभी डायग्राम से भी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पहला स्टेप, दूसरा स्टेप मियोसिस 1, तीसरा स्टेप मियोसिस 2, और अब आता है लास्ट जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड बन गया, अभी फाइनल मैच्योर स्पर्मेटोजोआ नहीं बना है। तो अब ये जो ईच स्पर्मेटिड है वो डिफरेंशिएट करेगा, अपने आप को खूबसूरत स्पर्म में ढाल लेगा। खूबसूरत स्पर्म बनने के लिए इसे अपने अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करने होते हैं। तो ईच स्पर्मेटिड नाउ, ईच जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, अपना रूप परिवर्तन करेगा, डिवीजन नहीं करेगा, अपना रूप परिवर्तन करेगा। और उस रूप परिवर्तन करके क्या फॉर्म करेगा? इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैच्योर। बहुत सारे बच्चे कल पूछ रहे थे कि आखिर स्पर्मेटोजोअन्स क्या होते हैं। तो जब फाइनली स्पर्म का मैच्योरेशन हो जाता है तो उस मैच्योर स्पर्मेटोजोआ को कहते हैं, उस मैच्योर स्पर्मेटोजोअन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैच्योर स्पर्म को कहते हैं मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। लास्ट स्टेज, स्पर्मेटिड जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपना रूप बदल लेता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोअन इज नोन एज दिस स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? लास्ट स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की। चार मेजर स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर आती है मियोसिस 1, फिर आती है मियोसिस 2, और फिर आती है स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखेंगे, मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस साइट होती है प्रोडक्शन की, जो हार्मोनल कंट्रोल में ये प्रोसेस शुरू करती है। प्यूबर्टी आने के बाद ये शुरू होता है मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में ये प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती है, और चार फेज में डिवाइड की गई है, जिसमें सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम आपस में अपने अंदर चेंजेस लाती है और उससे ट्रांसफॉर्मेशन करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। और ये खास बात होती है, ये स्टेज भले ही प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती हो, एक और खास बात जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। ये मेल्स में कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। मेल्स में प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होने वाली ये प्रोसेस पूरे जिंदगी ताउम्र चलती रहती है। स्पर्म का फॉर्मेशन ताउम्र होता रहता है टेस्टिस के अंदर अंडर हार्मोनल कंट्रोल। बशर्ते डाइटरी प्रोडक्ट फैक्टर, डाइट का फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रेस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्यादा स्ट्रेस अगर लिया जीवन में तो वो आपके जीवन के स्पर्म प्रोडक्शन, गैमीट फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। तो ओवर स्ट्रेस होना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, बीड़ी तंबाकू, सिगरेट गुटखा, खैनी पान मसाला, फूफू करना, इन सारी चीजों की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन, हार्मोनल फैक्टर, ये सारे अफेक्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से गैमेटोजेनेसिस प्रभावित होती है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए, एक इंसान अगर ताउम्र हेल्दी रहता है, उसका खान पान सही है, लाइफस्टाइल सही है, तो स्पर्म प्रोडक्शन या गैमेटोजेनेसिस मेल्स में पूरी जिंदगी चलती रहती है। स्टार्ट होती है प्यूबर्टी आने के बाद और चलती रहती है पूरी जिंदगी। Don't take stress, otherwise your sperms will get suppressed. Don't take stress, otherwise the sperms will get suppressed. Enjoy the life. ये जीवन बड़ा खूबसूरत है, ये जीवन है एंजॉय करने के लिए। लाइफ में जो कुछ भी मिला है, जैसा भी मिला है, उसको स्वीकार करिए, एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, अपने जीवन के हर मकाम को हासिल करते जाइए। लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा जीवन को, अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस लिया। क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि जो स्ट्रेस है वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा भी सकता है। समझ आई बात? इतनी बात समझ आई? ज्ञान की बातें भी हो रही हैं। सुबह सुबह क्लास लगी है तो ज्ञान की बातें भी चलेगी। अगर सुबह सुबह क्लास लगी है तो ज्ञान की बातें भी चलती रहेंगी। ज्ञान बरसता रहेगा, ज्ञान बरसता चलेगा, अमृत ज्ञान, ये अमृत ज्ञान चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जीवन को एकदम एंजॉय करना है। खूबसूरत जीवन है, एकदम मजा लेकर के चलना है। लाओ लाओ चलें आगे। यस यस बेटा यस। ये चार फेजेस क्लियर है, चार स्टेजेस जो मेन स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। मैंने कहा प्यूबर्टी आने से शुरू होती है और पूरी जिंदगी चलती रहती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूरी जिंदगी स्पर्म का प्रोडक्शन चलता रहता है, चलता रहता है। तो चलो भाई, अब देखते हैं चित्र के द्वारा, चित्रों के द्वारा कहानी को समझते हैं। यस यस, चलो भाई। सभा वालों को नींद आ रहा है, सभा वालों को नींद आ रहा है। तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से मुझे भी नींद आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे, पूरा दिल से पढ़ेंगे। चलो आगे चले, आगे चले। चित्र के द्वारा सचित्र वर्णन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जब बच्चा मदर बॉडी में होता है, ध्यान से सुनेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी बड़ी पुरानी है, स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी बड़ी पुरानी है। जरा इस कहानी को समझने की कोशिश करें। जब नन्हा मुन्ना बच्चा अपनी फीटल लाइफ में होता है, ये देखें, ये एक नन्हा सा बच्चा है जो अपनी फीटल लाइफ में होता है। इस फीटल लाइफ में इसके पास एक स्ट्रक्चर बनता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस फीटल लाइफ में एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं यॉर्क सैक। क्या कहते हैं? यॉर्क सैक कहते हैं। वैसे तो कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं इस फीटस के अराउंड। इस फीटस के अराउंड कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। आपने सुना होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, अलेंटोइस, यॉर्क सैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। थोड़ी बहुत बातें आप लोग जानते ही हो, क्योंकि ज्ञानी तो आप हो ही बचपन से ज्ञानी हो आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट भी तो हो किसके? आप स्टूडेंट भी तो हो ज्ञानी लोगों के। ये देखें, महान लोगों के स्टूडेंट्स हमेशा महान बातें करते हैं, और तुम तो लीजेंड्स के स्टूडेंट हो। किसके स्टूडेंट हो? तुम्हारे टीचर्स जो हैं वो महान है। ज्ञान भी महान होगा। ध्यान से सुने। जब ये बच्चा मम्मा की बॉडी में था, डेवलप हो रहा था, मतलब हर पुरुष जब अपनी मम्मा की बॉडी में होता है तो उसके बॉडी में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। बॉडी के बाहर, एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, जिसका नाम होता है यॉर्क सैक। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं यॉर्क सैक। परम ज्ञान की बात करूंगा, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। परम ज्ञान की बात होगी, ध्यान से सुनेंगे। यॉर्क सैक के अंदर कुछ स्पेशल स्टेम सेल्स होती हैं। वैसे तो पूरा जाइगोट, पूरा एम्ब्रियो ही एक स्टेम सेल होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत सारी स्टेम सेल्स बनती हैं। यॉर्क सैक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे कुछ स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती हैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या कहते हैं? इन जर्म सेल्स को कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं।
और कुछ और लोग जो महान वैज्ञानिक जो शॉर्ट फॉर्म बनाना जानते हैं हर चीज का, उन लोगों ने इसे पीजीसीज कह दिया। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को पीजीसीज कहा जाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये, पीजीसी मतलब सबसे पहले बनने वाली मम्मी कोशिकाएं हैं, ये मदर सेल्स हैं। ये स्टेम सेल्स हैं जो सबसे शुरुआत में यॉर्क सैक से बनती हैं और धीरे धीरे इस यॉर्क सैक से माइग्रेट करके, ये देखें, इस यॉर्क सैक से माइग्रेट करके चली आती है उस बच्चे की एब्डोमिनल कैविटी में। ये देखें कहां गई, बच्चे की एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है, बाद में यही टेस्टिस से गिर जाती है, बाद में इसी के चारों तरफ टेस्टिस बन जाता है। लेकिन ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का सोर्स कौन था? यॉर्क सैक थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यॉर्क सैक, यहीं से स्पर्म को बनाने वाली मम्मी कोशिकाएं आती हैं। जब ये मम्मी कोशिकाएं आ जाती हैं, पीजीसीज आ जाती हैं, तो ये पीजीसीज धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं स्पर्मेटोगोनिया में। इसे मेल जर्म सेल्स कहते हैं। तो पीजीसीज फॉर्म करती हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाती है? ये बनाती है स्पर्मेटोगोनिया। तो मतलब ओरिजिन कहां से हुई? पीजीसी से हुई, और पीजीसी ट्रांसफॉर्म होती है स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये मेल जर्म सेल होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? ये मेल जर्म सेल होती है, डिप्लॉयड कोशिका होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और ये डिप्लॉयड कोशिका डिवाइड करती रहती है, ये स्पर्मेटोगोनिया पुरुषों में, मेल्स में डिवाइड करती रहती है, और इसके डिवीजन से बेटी कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? इस मदर सेल से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ये डिवाइड करती रहती है। और ये डिवीजन, अगर याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में बताया था कि सेल्स जो होती हैं वो अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। ये देखो, ये अपना नंबर इंक्रीज कर रही है बिना क्रोमोसोम के नंबर को चेंज किए हुए। ये सेल्स का नंबर बढ़ा रही है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा। ये सब के सब 2n से शुरू हुई थी और डिवाइड करते करते ये 2n सेल ही बनाती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज कंटिन्यूड है, माइटोटिक डिवीजन रिपीटेडली हो रहा है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, नंबर लाखों करोड़ों में स्पर्म्स का प्रोडक्शन करने के लिए स्पर्मेटोगोनिया पूरी जिंदगी डिवाइड करती रहती है। मेल्स में ये खास कहानी है। लेकिन अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये जब डिवाइड करती रहती है, मतलब ये एक स्टेम सेल की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? मैंने कहा ये एक स्टेम सेल की तरह काम कर रही है, एक्ट्स लाइक स्टेम सेल। किसकी तरह काम कर रही है? एक्ट्स लाइक स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, जीवन में डिवाइड करने के अलावा कुछ नहीं आता। डिवाइड करेंगी, डिफरेंशिएट करके नई नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो होती है, मैंने कहा ये जो है स्पर्मेटोगोनिया एक्ट करती है स्टेम सेल की तरह और डिवाइड करती रहती है, माइटोटिक डिवीजन कर रही है, मल्टीप्लिकेशन कर रही है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा। अब एनसीईआरटी लिखती है कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से देखें, सम स्पर्मेटोगोनिया, हम भी वही समझेंगे, सम स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना लेती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेती हैं। इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेती हैं। ये देखें, अब जो स्पर्मेटोगोनिया थी उसने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके, या यूं कह ले कि ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है। इसमें एंटर कर जाती है, ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है और बना लेती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखें, अब ये जो हमारे पास डॉटर सेल दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है इसका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सम स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ फेज मतलब अपने आप को ग्रो कर लिया, ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट गेन कर लेती है और रेडी कर लेती है फॉर मैच्योरेशन डिवीजन। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब रेडी है फॉर मैच्योरेशन डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज नाउ रेडी फॉर मैच्योरेशन डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगी? मैच्योरेशन डिवीजन करेगी। और मैच्योरेशन डिवीजन मैंने आपको बताया था, ग्रोथ फेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसे कहते हैं मियोसिस। तो यहां देखिए, पहले होगी मियोसिस 1। क्या होगी? मियोसिस 1 होगी। और एक मियोसिस 1 होने के बाद बनती है जो डॉटर सेल। ये देखें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा। ये सब कुछ प्यूबर्टी आने के बाद हुआ है। ध्यान से समझे, ये सब कुछ प्यूबर्टी आने के बाद हुआ है, उपरांत हुआ है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी बनाता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड्स। ये देखें, पहले प्राइमरी ने सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी ने स्पर्मेटिड बनाया, सेकेंडरी ने स्पर्मेटिड बना दिया। ये प्राइमरी ने सेकेंडरी और सेकेंडरी ने स्पर्मेटिड बना दिया। तो ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू, ये देखें, मियोसिस 1 करेगा। ये क्या है? इसे कह रहे हैं मियोसिस 1, M1। तो ये जो 2n वाली डॉटर सेल थी वो डिवाइड करेगी जब, तो इससे बनेगी n वाली डॉटर सेल। ये n हैप्लॉइड, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट बन गया। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट परफॉर्म करेगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 होगी और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इक्वेशनल डिवीजन करेगा, मतलब फिर से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेगी, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेगी। और ये सब की सब सेल्स स्पर्मेटिड्स कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? स्पर्मेटिड्स कही जाती हैं। और अब ये सारे के सारे स्पर्मेटिड जो बन चुके हैं मियोसिस कंप्लीट होने के बाद, इनमें शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी की बेहतरीन इवेंट, जिस इवेंट को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जहां एक स्पर्मेटिड अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक फाइनल मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में। ये देखें, ये जो अब बना है फाइनल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं इसको? स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। इसका मतलब अगर आप पूरी इवेंट समझ पा रहे हो, पूरे प्रोसेस को समझ पा रहे हो, इवेंट्स के हर एक स्टेजेस के नाम आपको क्लियर हैं, कांसेप्ट क्लियर है, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने तक की कहानी, ये जो ऊपर से लेकर के नीचे तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पहला मेजर इवेंट, फर्स्ट मेजर इवेंट जिसका नाम होता है, इसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस।
और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा, फिर ग्रोथ फेज के द्वारा ये बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है उसके बाद मियोटिक डिवीजन होती है, और ये मियोटिक डिवीजन जब करते हैं तो पहले मियोसिस 1 होती है और फिर मियोसिस 2 होती है। पहले मियोसिस 1 होती है रिडक्शन टाइप और फिर मियोसिस 2 होती है इक्वेशनल टाइप। तो मियोसिस 1 हो गई, मियोसिस 2 हो गई और फाइनली स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोवन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये साफ-साफ कह सकते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 2 3 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और हर स्पर्मेटिड अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हर स्पर्मेटिड अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में, एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में। और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोवन, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ में होता है। स्पर्म ने अपने अंदर टेल बना लिया है, अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली एडवांस बना लिया है, चेंज कर लिया है, रेडी हो चुका है पूरी तरह से। अब ये बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुका है, टेस्टिस ने इसको बना दिया, अब इसे बाहर निकलने का टाइम हो गया। तो ये जो मैच्योर हो चुके हैं स्पर्मेटोजोवंस, ये अब रेडी है बाहर निकलने के, टेस्टिस से बाहर जाएंगे, एपिडाइडमिस में स्टोर किए जाएंगे। इस स्टेज में जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड से, इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और इसी फेज का दूसरा नाम होता है, इसी प्रोसेस का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटेलियोसिस। टेलियोसिस अगर समझो, अपने फिलोजी मास्टर की भाषा में समझो तो इसी में मतलब छिपा हुआ है, इसका नाम छिपा हुआ है स्पर्मेटेलियोसिस। मतलब स्पर्म में टेल लियोसिस। स्पर्मेटिड ने जब टेल ले लियो, ये देखें, स्पर्मेटिड ने जब टेल ले लियो तो नाम पड़ गयो स्पर्मेटेलियोसिस। इसी को स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं, इसी को स्पर्मेटेलियोसिस भी कहते हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान होने वाली इवेंट्स में सबसे पहले बताया स्पर्मियोजेनेसिस, दूसरे नंबर पे मियोसिस 1, तीसरे नंबर पे मियोसिस 2 और चौथे नंबर पे स्पर्मेटेलियोसिस। ये चार मेन स्टेजेस जो आपके सामने हैं। और मैंने कहा ये इसका सोर्स होता है यॉर्क सैक। सबसे पहले ये यॉर्क सैक से सेल माइग्रेट करके एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है। प्यूबर्टी आने के बाद इसमें डिवीजन शुरू होता है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, फिर ग्रोथ फेज होती है और फिर फाइनल मैच्योरेशन फेज होती है। इसके बाद स्पर्म पूरी तरह से बन चुका है। पूर्ण समझ में आ गया सबको? स्पर्म बनाने का, शुक्राणु के बनने की पूरी परंपरा, पूरी प्रक्रिया क्या होती है सभी लोगों को समझ आ चुका है। तो चैट बॉक्स के अंदर स्पर्म, ढेर सारे स्पर्म्स के डिजाइन बना दिए जाए, ढेर सारे। ये जो टेल वाले लोग हैं इनके डिजाइन को आप वहां पे ड्रॉ करो। अगर समझ आ गया तो स्पर्म्स इन द चैट बॉक्स, स्पर्म्स आर ओपी, ओपी स्पर्म्स इन द चैट बॉक्स। बोलो समझ आ गया? बिल्कुल समझेंद्र बाहुबली, वीरेंद्र, ये फेजेस समझ आ गई। हर्षित शाह कहते हैं आई हैव क्वेश्चन। बोलो बेटा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में क्वेश्चन बहुत होने चाहिए। आई हैव अ क्वेश्चन, आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन, मेनी पीपल हैव क्वेश्चन, देयर आर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होने चाहिए। समाज में जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो सबसे जरूरी है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका आंसर देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। सवाल कभी गलत नहीं होते। पूछो बेटा, शाबाश, पूछो शाबाश बेटा, आपका सवाल क्या है? वेरी गुड बेटा। स्पर्मेंद्र बाहुबली, स्पर्मेंद्र बाहुबली, यस बेटा, वेरी गुड। स्पर्म होगी, होगा होगी तो बाद में आएगा, अभी पहले स्पर्म होगी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे होगा होगी। वेरी गुड। क्रोमोसोम नंबर की बात अगर करी है, छेड़ दिया है तो यहां देखो सब में एन लिखा है, एन लिखा है, एन लिखा है, एन लिखा है। हैप्लॉइड होते हैं ये सब के सब हैप्लॉइड है। कहानी 46 क्रोमोसोम से शुरू होती है। कितने क्रोमोसोम से शुरू होती है? 46 क्रोमोसोम से शुरू होती है, जो 2n होते हैं। इसी को डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं, जो अंत होती है 23 क्रोमोसोम पे, 23 क्रोमोसोम पे एंड होती है, जो कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहे जाते हैं। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं 23 क्रोमोसोम वाले और डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम वाले। तो ध्यान रखेंगे, ये तो बहुत सिंपल सी बात होती है। फ्रक्टोज क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज एक शुगर होती है। डॉक्टर अभिषेक कुमार, फ्रक्टोज एक शुगर होती है जो सेमिनल वेसिकल में ऐड करके भेजी जाती है। सेमिनल वेसिकल याद तो मैंने बताया 3 तरह की ग्लैंड होती है। सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। जो फ्रक्टोज होता है वो सेमिनल वेसिकल सीक्रेट करता है ताकि स्पर्म को एनर्जी मिल सके। स्पर्म जो होता है वो फ्रूट खाने वाला होता है, मतलब शुद्ध शाकाहारी होता है, शुद्ध फ्रूट ईटर होता है। स्पर्म शुद्ध शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहार में रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। पुराने जमाने के ऋषि मुनियों की तरह है वो, जो कि अपने अंदर फ्रक्टोज का सेवन करता है, फ्रूट शुगर का सेवन करता है और एक महान काम करता है। अपने जीवन में जाकर के महान काम करने के लिए शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। शुक्राणु से जब ओवम का मिलन होता है तब जाकर के एक संतति बनती है, एक जीव बनता है, एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रक्टोज वो केमिकल है जिसका इस्तेमाल करता है, जो कि एक फ्रूट शुगर होती है, जो नॉर्मली फ्रूट्स में पाई जाती है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल उस फ्रक्टोज को रिलीज करती है ताकि स्पर्म को फूड मिल सके। समझ आई इंद्र? समझ आई इंद्र बेटा? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो ये बन चुका है एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। जैसे मैंने कहा स्पर्मियोजेनेसिस का कांसेप्ट जो होता है, अगर आप समझोगे उस स्पर्मियोजेनेसिस को समझोगे, स्पर्मियोजेनेसिस को समझोगे तो इस स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान मैंने कहा एक सेल जो कि कैसी है, एक सेल जो कि गोल गोल सेल है, इसको हमने कहा स्पर्मेटिड है। ये कौन है? स्पर्मेटिड है। कौन है ये? स्पर्मेटिड है। धीरे धीरे ये स्पर्मेटिड अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करती है और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इसका शेप मॉडिफाई होता है। ये देखें, ये सेल इलोंगेट होती है, लंबाई बढ़ती है। न्यूक्लियस जो होता है वो हाईली कंडेंस होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है इसके अंदर, ये जो न्यूक्लियर कंटेंट था ये इसके अंदर ये कंडेंस होना शुरू हो जाती है। ये न्यूक्लियस था, अभी ये न्यूक्लियस इलोंगेट होता है। जिस तरह से सेल इलोंगेट हो रही थी वैसे ही अब इसका न्यूक्लियस भी इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है आप देखें, कैसे एक सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैच्योर स्पर्मेटोजोवन में, वो आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखें, ये है न्यूक्लियस का इलोंगेशन। न्यूक्लियर कंटेंट इलोंगेट होते हैं और हाईली कंडेंस होने लगते हैं। जो गोल्जी बॉडी होती है, जो गोल्जी बॉडी होती है वो इसके टिप पर, ये देखें, न्यूक्लियस के ऊपर अरेंज होने लगती है। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के ऊपर अरेंज होने लगती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स होते हैं, देखें यहाँ पे सेंट्रियोल्स अरेंज होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होनी शुरू हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट यहाँ से शुरू होती है, न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिड्यूस होने लगता है, सेल इलोंगेट होने लगती है और फाइनली ये जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है और बनता है एक मैच्योर स्पर्मेटोजोवन। कौन बनता है? एक मैच्योर स्पर्मेटोजोवन बनता है। ये देखिए, ये विष बुझा तीर जैसा स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस विष बुझे तीर को हम स्पर्मेटोजोवन कह सकते हैं। ये देखिए, ये स्पर्मेटोजोवन कुछ ऐसा बनता हुआ अपने शेप में, कुछ ऐसे डिजाइन बनाता हुआ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हुआ आगे, ये देखिए, भाले की नोक जैसा
इलोंगेट होता हुआ, मोडिफाई होता हुआ, ये कुछ इस टाइप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखें, ये स्पर्म के अंदर जो मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक नेक काम करने के लिए ये स्पर्म बनाया गया है, ये ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए बनाया गया है। ये बड़ा ही महान है अपने जीवन में, इसने सब कुछ खोया है केवल एक काम करने के लिए। अपने जीवन में सब कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, यूं कहें सब कुछ तो नहीं कहेंगे, बहुत कुछ खोया है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखो कैसे ये बहुत कुछ खो रहा है, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लॉस होता चला जा रहा है और इसका साइटोप्लाज्म लॉस हो गया, न्यूक्लियस का मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस का मॉडिफिकेशन हो जाता है, शेप का चेंज होना, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होना, ये सब कुछ सहता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अपने जीवन में स्पर्म्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बार बना और फिर आगे बढ़ता चला गया, अपने जीवन में ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये देखें, ये देखें, लाला, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को देखें, ये है इसका न्यूक्लियस। भूख लगी बच्चों को? ओके, भूख लगी है तो खाना खाओ, खाना खाओ, खाते जाओ, आराम से खाते जाओ, लेकिन पढ़ाने तो दो बेटा, पढ़ाने तो दो। आज इतना इंटरेस्टिंग, वर्षों के बाद, कई महीनों की तपस्या आपने की है, तब जाकर के ये टॉपिक आया है और तब जाकर के हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही क्यों जाने दें इस टॉपिक को, है कि नहीं? ये देखें, ये जो ड्राइंग करी जा रही है वो आपके लिए करी जा रही है ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि स्पर्म की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्पर्म का जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। ये देखें, एक फाइब्रस शीथ है जो एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो स्पर्म को लास्ट तक, अंतिम छोर तक इसका साथ निभाती है। लास्ट के कुछ पोर्शन को छोड़ दें तो ये मेम्ब्रेन इसे लास्ट तक घेरे रहती है, इसे सपोर्ट करने के लिए इसके साथ प्रेजेंट होती है। आप देखें, ये जो होती है ये स्पर्म के साथ एंड तक पाई जाती है। ये फाइब्रस शीथ है जो कि एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो मैंने कहा स्पर्मेटिड किस तरीके से अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, इसी को नाम दिया जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जहां पे आप देख सकते हो गोल्जी बॉडी ऊपर की तरफ अरेंज हो जाती है, न्यूक्लियस इलॉन्गेट हो जाता है, सेंट्रियोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं और फिर ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्पर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया यहां इस मिडिल रीजन में ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस को। ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना स्थान बना लिया है। ये स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो स्पर्म की मूवमेंट है, इसके लिए एनर्जी यहीं से प्राप्त की जाती है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अरेंजमेंट कर लेता है, स्पाइरली ये अरेंज हो जाता है मिडिल पीस के अंदर। ये मिडिल पीस के अंदर स्पाइरल अरेंजमेंट जो होती है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल अरेंजमेंट है। ये केवल डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाऊं तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहा जाता है और इस पे सवाल भी आए हुए हैं नीट में। ये स्पाइरल अरेंजमेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, इसके लिए नाम भी यूज किया जाता है, आपने अगर सुना हो, इसे कहते हैं नेवन कर्ण। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेवन कर्ण। ये नेवन कर्ण कहा जाता है। ये देखिए, तो एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म होकर जो बनता है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के मेनली अगर आप मेन पोर्शन देखेंगे, मेन पार्ट देखेंगे, तो एक होता है जिसे कहते हैं हेड, एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है मिडिल पीस और एक होता है टेल। एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक जिसे स्पर्म हेड कहते हैं, ये है हेड। दूसरा है नेक, ये दूसरा पार्ट जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं नेक। तीसरा पार्ट होता है, इसे कहते हैं मिडल, इसे कहते हैं मिडल पीस। बीच का टुकड़ा जो है उसे मिडल पीस कहा जाता है और इसे कहते हैं एंड पीस। ये है टेल वाला पार्ट, ये है टेल वाला पार्ट। तो मेनली स्पर्म के चार पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड में आप सबसे टॉप पे देखो, सबसे ऊपर मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी से बना हुआ एक्रोसोम होता है। क्या होता है? एक्रो मतलब होता है टिप, सोम मतलब होता है बॉडी। तो टिप पर जो बॉडी पाई जाती है वो एक्चुअली गोल्जी बॉडी से मॉडिफाई होकर के बनती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। किससे बनता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये टिप बनाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित हुआ है और इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स। किससे बना होता है? फिल्ड विद प्रोटीन्स या एंजाइम्स। इसके अंदर एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। एक्रोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो एक तो यहाँ पे होगी एक्रोसोम टिप और दूसरा पार्ट होता है ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये है स्पर्म न्यूक्लियस। इसे कहते हैं स्पर्म न्यूक्लियस। कहेंगे इसे हम कहेंगे स्पर्म न्यूक्लियस। इसे कहते हैं स्पर्म का न्यूक्लियस। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो न्यूक्लियस है इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हैप्लॉइड है, एन कहते हैं। इसके बाद नेक पोर्शन आप देख लो, नेक में आपको दो तरीके के सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। दो सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है ऊपर की तरफ जिसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं और दूसरा नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है उसे डिस्टल सेंट्रियोल कह रहे हैं। एक का नाम है प्रॉक्सिमल। याद रखेंगे ये दोनों सेंट्रियोल मिडिल पीस में नेक रीजन में पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एक होता है और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि एक फर्टिलाइजेशन के समय हेल्प करेगा और दूसरा जो डिस्टल सेंट्रियोल है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस डिस्टल सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के ठीक पीछे आपको पीले रंग की लाइन दिखाई दे रही है। डिस्टल सेंट्रियोल के पीछे एक पीले रंग की लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन को एक्सियल फिलामेंट कहते हैं जो फ्लैजेलम की तरह काम करता है। इसीलिए ह्यूमन स्पर्म को फ्लैजिलेटेड स्पर्म कहते हैं। ये जो फ्लैजेलम जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, टेल के अंदर तक होकर के जाता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं? इसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। इसके अंदर माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होती है। आपने अगर पढ़ा हो सीली और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सियल फिलामेंट होता है जिसके अंदर 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट कही जाती है। कैसी अरेंजमेंट होती है? 9+2 अरेंजमेंट कही जाती है। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है ये 9 थ्रेड्स पेरिफेरी पे और 2 सेंटर में होते हैं। ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म या फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनाता है जो स्पर्म को मोशन प्रोवाइड करता है और उस मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं। और जो क्वेश्चन आया था स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, अब याद रखेंगे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कहते हैं नेवेन कर्ण। क्या कहते हैं? नेवेन। अगर कभी अलग से लिखा हुआ मिल जाए कि नेवेन कर्ण क्या होता है तो आप बताएंगे नेवेन कर्ण का मतलब होता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के मोशन के लिए, जो एनर्जी चाहिए वो यही जनरेट होती है, एटीपी यही जनरेट होती है। कहां होता है? मिडिल पीस में। जो मिडिल पीस वाला पोर्शन है, जो स्पर्म के पार्ट मैंने बताया, सबसे पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट है नेक, तीसरा पार्ट मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा पार्ट है टेल। तो स्पर्म के मेजर 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, बाकी सब उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। टेल में आप देख रहे हो मिडिल पीस में तो वो प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ टेल में ऊपर एक फाइब्रस शीथ पाई जाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सटेंशन होती है, इसे कहते हैं फाइब्रस शीथ। क्या कहते हैं? इसे फाइब्रस शीथ कहा जाता है। फाइब्रस शीथ कहते हैं जो यहां मिडिल पीस के बाद जो ये आगे का पोर्शन होता है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, तो फाइब्रस शीथ से कवर्ड है। जिस टेल के पार्ट में फाइब्रस शीथ नहीं होती उस पोर्शन को कहते हैं एंड पीस। लास्ट वाले पोर्शन जहां फाइब्रस शीथ एब्सेंट होती है उस पार्ट को हम एंड पीस भी कहते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर जो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म हुआ है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और मैंने कहा स्पर्मियोजेनेसिस का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटेलियोसिस, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं स्पर्मेटेलियोसिस भी कहते हैं। तो समझ आ गया? ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? मेल गैमीट का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? तो जल्दी से बता दें, जल्दी से बताएं, यहां तक कहानी समझ आ गई सबको? यहां तक बिल्कुल क्लियर है सबको? पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर है? एक लाइन क्लियर है, एक डेफिनेशन क्लियर है, एक पार्ट क्लियर है? तो जल्दी से बताएं ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एनर्जी स्पर्म के लिए कहां से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल अरेंजमेंट से आती है, एटीपी यहीं से प्रोवाइड होती है जिसकी वजह से स्पर्म मूव करता है। ठीक है जी, अब क्लियर है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया सी बात है। अब देखें ये स्टेप बाय स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पिक्चोरियल व्यू है एनसीईआरटी के पिक्चर, जहां पे प्यूबर्टी आने के बाद से गैमेटोजेनेसिस एनसीईआरटी ने दिखाया है। एनसीईआरटी ने इस प्रोसेस को यहीं से समझाया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता है और ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिफरेंशिएशन करती है। पहले ये ग्रुप डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा लेती है और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। जिस समय इसका क्रोमोसोम नंबर आप देख सकते हो 46 होता है, डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, 2n सेल्स होती हैं, इनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। फिर वही एनसीईआरटी लिखती है कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना लेती है? प्राइमरी में मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 1 होने के बाद इनसे जो बच्चे बनते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी, और ये सेकेंडरी मियोसिस 2 करते हैं, तो इससे बनता है स्पर्मेटिड। क्या बन जाता है? इससे बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड बनते हैं। यहां पे ये हम इसको लिखेंगे प्राइमरी, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से बना सेकेंडरी और सेकेंडरी से बना स्पर्मेटिड, और जब स्पर्मेटिड बन जाता है तो फाइनल स्टेज आती है जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजोवन। तो ये था स्पर्मेटोगोनिया जो मल्टीप्लाई कर रहा था, ये मल्टीप्लाई करके पहले बनाता है प्राइमरी। जो प्राइमरी होते हैं जब डिवीजन शुरू करता है तो इससे बनता है पहले सेकेंडरी और फिर स्पर्मेटिड। इनका प्लॉइडी लेवल आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। केवल ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां तक ये 2n होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक ये 2n होता है, लेकिन उसके बाद की सारी स्टेजेस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो, स्पर्मेटिड हो या स्पर्मेटोजोआ, ये सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है जी, डन है? डन है? बिल्कुल क्लियर है? ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पर्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर यहां दिखाई गई है, स्पर्म की कवरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। टिप पे एक्रोसोम होता है, ये स्पर्म का हेड है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। उसके बाद नेक है, नेक में आपको दिखाई देना चाहिए, यहां पे आपको नेक रीजन में सेंट्रियोल्स दिखाई दे जाते हैं, ये होते हैं सेंट्रियोल्स। फिर आता है नेक्स्ट मिडिल पीस वाला पोर्शन जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट होती है जो एनर्जी की तरह एनर्जी सोर्स का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए। और लास्ट पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं टेलेंद्र। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी? ना 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 ना, जब तक डिवाइड कर रहा है स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान से सुनें, स्पर्मेटोगोनिया तब तक कहेंगे जैसे ये है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, जब तक ये डिवाइड करता रहेगा, जब तक ये डिवाइड करता रहेगा तब तक ये स्पर्मेटोगोनिया कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे? जब तक डिवीजन होता रहेगा तब तक स्पर्मेटोगोनिया बनती रहेगी। और जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना छोड़ देती है, याद रखेंगे, ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है, जब डिवाइड करना छोड़ देती है तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, हम लिखेंगे सम स्पर्मेटोगोनिया जो डिवीजन नहीं कर पाती वो ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है। सम स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड नहीं कर पा रही थी, सम स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड नहीं कर पाती वो स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं? वो स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ग्रोथ फेज में चली जाती हैं और उसके बाद ये बनाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। तो याद रखिए जब तक डिवीजन चल रहा है तब तक स्पर्मेटोगोनिया है। पिछले वाले डायग्राम में जो आपने देखा है, जब तक ये डिवाइड कर रही है, ध्यान से सुने, जब तक डिवीजन चल रहा है तब तक, जब तक डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है तब तक ये बना रही है, डिवीजन का प्रोसेस जब तक चल रहा है तब तक ये बना रही है स्पर्मेटोगोनिया। जब ये डिवीजन स्टॉप कर देगी, या यूं कह लें जब ये डिवीजन स्टॉप कर देती है तो वो स्पर्मेटोगोनिया जो मियोटिक डिवीजन में एंटर कर जाती है, वो स्पर्मेटोगोनिया जो मियोटिक डिवीजन में एंटर कर जाती है उसे कहते हैं प्राइमरी। क्या कहते हैं? उसे प्राइमरी कहते हैं। तो इनमें से जो भी स्पर्मेटोगोनिया जो डिवीजन स्टॉप कर देती है वो बना लेती है प्राइमरी। तो जो मैचुरेशन फेज में एंटर करेगी या ग्रोथ फेज में एंटर करेगी, और फिर ऐसे लिखें सम स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये एक स्टेप यहां पे जो बना हुआ है इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे याद रखें। जब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तो जो स्टेज आएगी वो प्राइमरी होगी। तो हम प्राइमरी को यहीं से कंसीडर करेंगे,
प्राइमरी यहीं से कंसीडर करेंगे और ये प्राइमरी आगे जब डिवाइड करता है तो इससे जो बनती है उसको सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इस वाले डायग्राम को रेफर करें जो मैंने पढ़ाया है, आप इस वाले डायग्राम को रेफर करें, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहां पे रेफर करें, इस डायग्राम से एक्यूरेट है बिना किसी कंफ्यूजन का, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके लिए होगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर एनसीईआरटी वाले पिक्चर में कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहां से समझ लें, ठीक है? बोलो समझ में आ गई बात को? क्लियरेंद्र, तनेंद्र, समझेंद्र, वेरी गुड सर। इज इट ट्रू दैट ह्यूमन स्पर्म काउंट इज डिक्लाइन? मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो स्पर्म काउंट को अफेक्ट करते हैं, जीवन को प्रभावित करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, बीड़ी सिगरेट, धुआं, स्मोक और जो पोल्यूशन है आपके आसपास एनवायरमेंट है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे भागते हैं, जीवन में आपकी किस तरह की गहराइयां हैं, किस तरह की सच्चाइयां हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्पर्म प्रोडक्शन घट सकता है अगर आपकी लाइफस्टाइल, खान पान और आपके जीवन में स्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है तो। ठीक है जी, समझेंद्र, समझेंद्र तो आगे बढ़ेंद्र। अब देखें हम लोग पढ़ने जाते हैं स्पर्म बनाने की हार्मोनल विधि। स्पर्म बनाने की जो हार्मोनल कंट्रोल है अगर उसकी बात करें, हार्मोनल कंट्रोल, उदय कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देखोगे पुराने जमाने के क्वेश्चन जो आए हैं उनमें ज्यादातर क्वेश्चन हार्मोनल कंट्रोल से रिलेटेड पूछे गए। जो हार्मोनल कंट्रोल वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, और ओवरऑल जो कंट्रोल होता है इसका, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस का है उसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कहां से शुरू होती है कहानी? जब प्यूबर्टी आती है तो वहां पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही है और हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा भी था। हाइपोथैलेमस, थाला फॉर द रीजन यहां पे भी आ गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थाला, थाला फॉर द रीजन। ध्यान से सुने, कह रहे यहां पे हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उस हार्मोन का नाम होता है जीएनआरएच। यहां से जो आता है हार्मोन उसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो प्यूबर्टी आने के बाद एकदम जबरदस्त एक्टिव हो जाता है, खुलेआम घूमता है, इसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहां पे एक्टिव हो गया है, रेडी हो गया है, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है। गोनाडोट्रोपिन है तो ये सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर के अपना काम अंजाम देगा। ये देखें, अगर हम इसे मान लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है यहां पे गोनाडोट्रॉफ सेल्स पाई जाती हैं, ये उन गोनाडोट्रॉफ सेल्स को एक्टिवेट करता है जीएनआरएच। ये जो जीएनआरएच है ये गोनाडोट्रॉफ सेल को जाकर के स्टिमुलेट करता है और रिलीज कराता है गोनाडोट्रोपिन्स को। किसको रिलीज कराता है? गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज कराता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। कहां से? एंटीरियर लोब ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। इन गोनाडोट्रोपिन में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, आप सभी जानते हो, आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो चुके हो। एक है जिसका नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है एफएसएच और दूसरा है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन टारगेट करते हैं, इनकी टारगेट सेल होती है, टारगेट साइट ऑफ एक्शन होता है टेस्टिस। कहां पे एक्शन करते हैं ये दोनों के दोनों हार्मोन एक्शन करते हैं गोनैड्स पे जाकर के, टेस्टिस पे जाकर के। तो इनका टारगेट है टेस्टिस, और टेस्टिस में दो तरह की सेल्स होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। टेस्टिस में दो तरह की सेल्स होती हैं। ये देखें, टेस्टिस के अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको दिखाई देंगी दो तरह की सेल्स। एक होती है सर के ऊपर डोली लगी होती है, उसे कहते हैं सरटोली, और एक होती है लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ये देखें, एफएसएच जाता है जिस सेल पे उसका नाम होता है सरटोली सेल्स। सरटोली सेल्स कहते हैं, नर्स सेल्स कहते हैं, और दूसरी होती है जिसे कहते हैं, एक होती है सरटोली सेल्स और दूसरी होती है लेडिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? लेडिक सेल्स होती है, लेडिक सेल्स होती है। तो एक तरफ सर्टोली सेल और दूसरी तरफ लेडिक सेल होती है। टेस्टिस के अंदर ये दो सेल्स इंपॉर्टेंट हैं। लेडिक सेल पे काम करती है एलएच, एलएच वर्क्स अपॉन लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल, और एफएसएच वर्क करती है सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल जो नर्स सेल है ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोजोआ, और इसके अलावा ये कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करती है जो स्पर्मियोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस, स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ होती है, ये उसमें हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट, क्या करती है? प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू स्पर्मेटोजोआ, ये नरिश करती है स्पर्मेटोजोआ। दूसरा, हेल्प करती है इन स्पर्मियोजेनेसिस, हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती है। और इतना ही नहीं, ये हेल्प करती है, रिलीज करती है केमिकल, एक हार्मोन, रिलीज ऑफ एक हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। क्या रिलीज करती है? इनहिबिन रिलीज करती है, इनहिबिन रिलीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। किसे कहते हैं इनहिबिन? और नाम से समझे तो ये प्रोटीन हार्मोन है इनहिबिन, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन इनहिबिन जो होता है, ये प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन जो होता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। ये जो इनहिबिन है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि एफएसएच को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है इस मैकेनिज्म को कि ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए, हाइपर सीक्रेशन ना हो जाए हार्मोन का। तो ये अंडर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होती है। एक ऐसा हार्मोन जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है इनहिबिन। एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन व्हिच गिव्स नेगेटिव फीडबैक, क्या देता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। तो लिखेंगे इनहिबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है, द इनहिबिन प्रोटीन गिव्स नेगेटिव फीडबैक, गिव्स नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है टू एफएसएच, टू एफएसएच। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हिच हार्मोन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच, आप बताओगे इनहिबिन। कहां से रिलीज हो रहा है? मेल्स में टेस्टिस से रिलीज होता है, सर्टोली सेल से रिलीज होता है, और फीमेल्स में ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है। इनहिबिन दोनों में पाई जाती है, मेल और फीमेल में। फर्क इतना होता है कि मेल्स में ये इनहिबिन रिलीज होता है सर्टोली सेल से, और फीमेल्स में फॉलिकुलर सेल जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वहां से रिलीज होता है। काम दोनों में सेम है। इनहिबिन का काम होता है एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में रखना, अंडर कंट्रोल रखना, नियंत्रण में रखना, नहीं तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या स्पर्म से रिलेटेड जो प्रोटीन्स है अननेसेसरी ओवर प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा।
तो एफएसएच सर्टोली सेल को कहता है नरिश करने के लिए, नर्स सैलिसिलियस को कहते हैं, ये स्पर्म को नरिश करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा और इनहिबिन रिलीज करेगा। और वहीं हम बात करते हैं लेडिक सेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है। ये लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल होती है, जो एलएच के कंट्रोल में होती है। ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजेंस को। क्या प्रोड्यूस करती है? लेडिक सेल प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो मेल सेक्स हार्मोन कहे जाते हैं। प्रिंसिपल एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेन एंड्रोजन होता है और मेल्स के बॉडी के अंदर सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन सबको यही कंट्रोल करता है। तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्लस मेल के जो सेक्सुअल बिहेवियर है प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये कंट्रोल करता है। प्लस ये मेल्स के अंदर सारे सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, गोनैड्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, एक्सेसरी डक्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सेल वेसिकल इजेक्युलेटरी डक्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन मेनली यहां पे लिखा स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस का। और यही टेस्टोस्टेरोन जैसे यहां इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक एफएसएच को देता है, वैसे ओवर प्रोडक्शन जब टेस्टोस्टेरोन का हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है गोनाडोट्रोपिन्स को भी और जीएनआरएच को भी। ये नेगेटिव फीडबैक देता है गोनाडोट्रोपिन से लेकर के जीएनआरएच को, इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है। माइनस 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 मतलब एंड्रोजन जब ज्यादा हो जाता है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन, एक्सेस एंड्रोजेंस, एंड्रोजन जब ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो गिव करते हैं, दे गिव नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक टू जीएनआरएच को भी देता है एंड गोनाडोट्रोपिन्स को भी देता है। गोनाडोट्रोपिन्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंड्रोजन जो होते हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं और इन हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल्ड वे में कराने के लिए इन्हें नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल किया गया है। मेल के गोनाडियल हार्मोनल कंट्रोल के प्रोसेस को आप यहां से समझ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये हार्मोनल कंट्रोल का प्रोसेस आपको फ्लो चार्ट के रूप में ज्यादा समझ में आया होगा। फ्लो चार्ट के रूप में आपको यहां समझ आई होगी ये कहानी। बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर? बोलो। हाइपोथैलेमस गिव्स जीएनआरएच, जीएनआरएच कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी आकर के रिलीज करती है गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच और एलएच को, एफएसएच एक्टिवेट करता है सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती है, लेडिक सेल ओवरऑल स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है एंड्रोजन की मदद से। एंड्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है इन दोनों हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन को, और इधर से एफएसएच को इनहिबिट करता है कौन? इनहिबिन नाम का हार्मोन। बोलो, समझ में आ गया? क्लियर है? सर वीके कंफ्यूज हो रही हैं, डब्ल्यू के कंफ्यूज हो रही है। कौन डब्ल्यू के है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है इनहिबिट करना। नेगेटिव फीडबैक मतलब जब कभी कोई चीज अपने सोर्स प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, कंट्रोल करती है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। ठीक है जी, डन है। अब गोनाडोट्रोपिन में एलएच ही तो होता है, गोनाडोट्रोपिन पगलैट हो गया तुम लोग। गोनाडोट्रोपिन किसको कहते हैं? एलएच और एफएसएच दोनों को तो कहते हैं मेरे बच्चों। क्या मतलब है? ये कैसी बातें करते हो, छोटी छोटी बातें? अरे नहीं, गोनाडोट्रोपिन में दोनों को करता है, दोनों एलएच एफएसएच दोनों का कंट्रोल है यहाँ पे। ये केवल एफएसएच को कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन दोनों गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट कर रहा है। ऐसे सोच के देखो, जब पूरा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जब जीएनआरएच ही नहीं रहेगा तो जीएनआरएच नहीं रहेगा तो एलएच एफएसएच दोनों नहीं रहेगा ना भाई। समझ आ गया मेरे बच्चों? वजाइनल ओरिफाइस का मतलब वजाइनल ओपनिंग, ओरिफाइस का मतलब ओपनिंग होता है। सुबह से पूछा जा रहा है 8 बजे से ये लड़का खाली यही जानने में लगा हुआ है कि वजाइनल ओरिफाइस क्या होता है। महान है लोग, धरती पे लोग का जन्म किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है, ये तो प्रूव हो चुका है कि आप लोग महान हो। आपका जन्म इस धरती पे कोई महान कार्यक्रम करने के लिए ही जन्म हुआ है। 8 बजे से बेचारा यही पूछा जा रहा है कि वजाइनल ओरिफाइस क्या होता है। लो भैया, तो लो भैया, कहते हैं ना बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होकर के दिखलाओ, तो फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुल्तान पे चलते चले जाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। तो लो भैया हम अपने पैरों पर खड़े हो, ये देखो, तो लो भैया हम अपने पैरों पर खड़े हो गए और मिला लिया ताल, दबा लेकर दाते दांतों तेरे उंगलियां लिया। ये देखो, ये है सर्विकल कैनाल, देखकर अपनी चाल। ये देखिए, ये है सर्विकल कैनाल, देखकर अपनी चाल। ये है वजाइना, ये है वजाइनल ट्यूब, ये है वजाइनल ट्यूब। ये ले बालक तेरी इच्छा पूरी किए देता हूं जाते जाते। बेचारा सुबह से पूछे जा रहा है, एक ही कहानी रटे हुए हैं। ये देखो, ये वजाइना, अगर मान लो ये इसे हमने वजाइना बोल दिया, ये वजाइना बोल दिया। ले मेरा बच्चा, ले शाबाश, ये ले मेरा बेटा, ये ले मेरा बच्चा, ये लो बेड़ू, ये देखो, ये अगर वजाइना है तो इस वजाइना के बाहर खुलने के द्वार को, इस द्वार को कहते हैं वजाइनल ओरिफाइस। इस ओपनिंग को कहते हैं, इस वजाइनल ओपनिंग को कहते हैं ओरिफाइस, ओरिफिस कहते हैं। तो ओरिफिस इज नथिंग, इट इज ओनली द ओपनिंग। ये है वजाइनल ट्यूब, जिसे योनि कहते हैं, और उसके द्वार को योनि द्वार कहा जाता है। ये योनि है, इसे वजाइना कहते हैं। और वजाइना की ओपनिंग को क्या कहते हैं? इसे योनि द्वार कहते हैं। समझ आ गया बेटा? योनि द्वार क्या होता है, ओरिफाइस क्या होता है? प्रणाम करता हूं आपको देवी और सज्जनों, नमस्कार करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वेरी गुड, शाबाश। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हार्मोनल कंट्रोल समझ आ गया होगा। हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच प्रोड्यूस किया। जीएनआरएच जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये गोनाडोट्रोपिन को प्रमोट करता है। ये गोनाडोट्रोपिन एफएसएच और एलएच दोनों होते हैं। एफएसएच नाम का हार्मोन सर्टोली सेल को जाकर के केमिकल मैसेंजर होता है, ये जाकर के सीधा सर्टोली सेल को बोलता है अपना काम करने के लिए, और ये अपने काम को बखूबी अंजाम देती है। इधर लेडिक सेल को एलएच आकर के कहता है कि यहां पे कहानी आकर के किस तरीके से कार्यक्रम करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। जब ओवर प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन का हो जाता है तो ये जाकर के इन दोनों को, गोनाडोट्रोपिन का मतलब एलएच एफएसएच दोनों को, और ऊपर जीएनआरएच को, इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके, लिमिट में हो सके हार्मोन का प्रोडक्शन। जैसे जब फैन आप चलाते हो और फैन बहुत तेज चलने लगता है, ठंड लगने लगती है, तो आप फैन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हो। तो फैन की स्पीड को डिक्रीज करना इज नेगेटिव फीडबैक। एसी ठंड बहुत लग रही है तो फैन की स्पीड को एसी की तरह कम कर देते हो, तो वो कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। तो किसी भी चीज के कार्यक्रम को ओवर प्रोडक्शन को अगर कम कर दिया जाए तो इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। समझ आ गया? क्वेश्चन करें अब। ऊजेनेसिस तो पढ़ाने नहीं दोगे तुम लोग, ऊजेनेसिस तो पढ़ाने नहीं दोगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ऊजेनेसिस को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स भी तो पढ़नी है आप लोग को। प्यारे से सर, हमारे अच्छे से सर अनुज सर आएंगे पढ़ाने के लिए, है ना। चलो, ये हो गई कहानी स्पर्मेटोजेनेसिस की। ऊजेनेसिस अगली कक्षा में। चलो इस सवाल का जवाब करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी मिलती है हमको इस सवाल को करने से। जल्दी बताओ।
अरे थैंक यू नहीं, क्वेश्चन करना है पहले। अरे क्वेश्चन करना है, थैंक यू लिख के नहीं जाना अभी। If the vast difference of both the side is cut and tied by thread, then what would happen? अगर स्पर्म काट दिया जाए, स्पर्म की नली को काट दिया जाए, जिधर से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताएं? कि if vast difference of both sides is cut, दोनों साइड की वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाए, ये रहा टेस्टिस, ये रहे गोलक अंडाकार स्ट्रक्चर टेस्टिस, ये है टेस्टिस, ये है इसकी वास्ट डिफरेंस और ये है इसकी वास्ट डिफरेंस, ये है वास्ट डिफरेंस। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर दोनों साइड की वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाए, इधर की वास्ट डिफरेंस और इधर की वास्ट, दोनों को काट पीट के बांध दिया जाए, यहां से भी काट दिया जाए और यहां से भी काट दिया जाए, यहां से भी काट दिया जाए, यहां से भी काट दिया जाए और काटा ही ना जाए, दोनों को काट पीट के बांध दिया जाए, ये लो कट के बांध भी दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा? क्या होगा आउटकम? ये काट के हमने 1 से 4 सेंटीमीटर का गैप बना दिया, तो कटिंग के बाद आगे की कहानी क्या होगी? पहला ऑप्शन कहता है दिस विल प्रिवेंट द गैमीट फॉर्मेशन। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन कहां हो रहा है? गैमीट तो यहां बनता है, टेस्टिस में बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यहां होती है, तो टेस्टिस में गैमीट प्रोडक्शन होगा, वो चलता रहेगा, टेस्टिस में गैमीट फॉर्मेशन होता है, चलता रहेगा ये प्रोसेस, चलता रहेगा ये प्रोसेस। फिर कहा है दिस विल ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा, ये बिल्कुल सही घटना है, कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमीट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, सीमेन मतलब मेल जो होगा सीमेन प्रोड्यूस करेगा बिना स्पर्म वाला, और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता रहेगा, क्योंकि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन टेस्टिस से होता है, तो हार्मोन भी बनेगा, गैमीट भी बनेगा, लेकिन बीच के 2 स्टेप्स नहीं हो पाएंगे, बी एंड सी ओनली, तो बी एंड सी ओनली, तो करेक्ट आंसर बनेगा बी, सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, 2 विल बी करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा? 2 होगा। समझ आ गई बात? चलो अगला सवाल करते हैं, चलो बताओ, पोलेंद्र के साथ करते हैं इसको, पोल के साथ, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ मेनी मेमोरी डक्ट्स इज कनेक्टेड टू, पोलेंद्र के साथ करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेमोरी डक्ट इज कनेक्टेड टू, वो स्ट्रक्चर जो कई सारी मेमोरी डक्ट के ज्वाइन करने से बनते हैं, ये रही मेमोरी डक्ट, 1 मेमोरी डक्ट, 2 मेमोरी डक्ट, 3 मेमोरी डक्ट, 4 मेमोरी डक्ट, 5 मेमोरी डक्ट, कई सारी मेमोरी डक्ट जब इकट्ठी होती है, ये देखें, ये अलग एल्वियोलाई से कनेक्टेड है, ये अलग एल्वियोलाई से कनेक्टेड है, ये अलग एल्वियोलाई से कनेक्टेड है, इन सारी मेमोरी डक्ट का मेनी मेमोरी डक्ट जब कनेक्ट हो जाती हैं, कह रहा है कि द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मेनी मेमोरी डक्ट, तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? तो याद होगा, आपने पढ़ा हुआ था, मेमोरी डक्ट जब कई सारी इकट्ठी होती है तो एक सोलेन चैम्बर बनाती है, एक सोलेन चैम्बर बनाती है, एक फूला हुआ हिस्सा बनाती है, और उस फूलेले हिस्से का नाम होता है एम्प्यूला। क्या कहते हैं? उस फूलेले हिस्से का नाम होता है एम्प्यूला, इसी को साइनस भी कहते हैं, इसी को एम्प्यूला भी कहते हैं, तो आंसर बनेगा ए फॉर एम्प्यूला, ए फॉर एम्प्यूला, इसे लैक्टिफेरस साइनस भी कहा जाता है, तो आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन ए फॉर एम्प्यूला। 44% लोगों ने सही किया, वाह, कुछ लोगों ने मेमोरी ट्यूब्यूल्स भी लिखा, पगले मेमोरी ट्यूब्यूल्स पहले आती है लोब, लोब से कनेक्टेड होती है ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल कनेक्टेड होती है और ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से बनती है एम्प्यूला। तो क्वेश्चन में पूछा है, उसको ध्यान से सुनो, कहा है जब कई सारी मेमोरी डक्ट जुड़ जाती हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी मेमोरी डक्ट, मेनी मेमोरी डक्ट इज कनेक्टेड टू, इससे कनेक्ट होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी मेमोरी डक्ट इज कनेक्टेड टू मेमोरी एम्प्यूला। एम्प्यूला ये है, लेकिन ये कनेक्टेड तो लैक्टिफेरस डक्ट से होती है, ये तो कुछ अलग ही हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग हो गया। मेमोरी डक्ट जो है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन पूछा है, जरा देखिए इसका ट्विस्ट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन ट्विस्ट है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी मेमोरी डक्ट इज कनेक्टेड टू, तो अब देखें, अगर हम यहां देखें, पूछा है स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी मेमोरी डक्ट, ये है एक मेमोरी डक्ट, कई सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन करेंगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा? एम्प्यूला। बोला इज कनेक्टेड टू, तो एम्प्यूला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, मतलब यहां पे लैक्टिफेरस डक्ट भी हो सकता है, गलत नहीं है ये। जिन लोगों ने 3 आंसर किया है, सी आंसर किया है, सी करेक्ट होगा, बेटर, सी इज बेस्ट आंसर, सी इज करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका निचोड़ जो निकलेगा, वो निकलेगा लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी मेमोरी डक्ट, मेनी मेमोरी डक्ट कनेक्टेड टू एम्प्यूला, तो कह रहा है ये स्ट्रक्चर जो एम्प्यूला है, ये किससे कनेक्टेड है? तो आप बताएंगे लैक्टिफेरस डक्ट से होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए सी आंसर करेक्ट कर लेंगे। माय अपॉलॉजी, माय सॉरी टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन पढ़ें, इसमें 3 बातें दे रखी हैं, लैक्टिफेरस डक्ट जिससे कनेक्ट, ये जो मेमोरी डक्ट जिससे कनेक्टेड है वो है एम्प्यूला, और एम्प्यूला जिससे कनेक्टेड है उसके बारे में पूछा गया है, तो एम्प्यूला कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट से। इट्स माय अपॉलॉजी, माय अपॉलॉजी, अपॉलॉजी का मतलब अपोलो फार्मेसी, अपोलॉजी का मतलब अपोलो फार्मेसी। अगला सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन एक और आया आपके सामने, जरा पढ़ें और इसका आंसर करें। इमैच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू अबव। अगला सवाल करते हैं, ग्रेस मार्क्स बेटा, ग्रेस मार्क्स, क्षमा करें मार्क्स, आपसे गलती हो गई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अच्छा, गलती अगर हुई है तो एट द टाइम, एट द सेम टाइम उसको एक्सप्लेन कर देना भी बहुत जरूरी था, इसलिए इसको मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड। अगला सवाल करते हैं, चलो आंसर करो, अपॉलॉजी। अगला सवाल करते हैं, इमैच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बेहतरीन सवाल है ये भी एक बेहतरीन सवाल है, पढ़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन बोला है स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ऑलवेज मियोसिस करती है, अच्छा गलत बात है ये तो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन करता है, ये भी गलत बात है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड मियोटिक डिवीजन करता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन करता है, ये सही बात लगती है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, मतलब 4 भी गलत, 2 भी गलत और 1 भी गलत, केवल सही होगा तो केवल थर्ड ऑप्शन सीएंद्र क्यूटेंद्र बाहुबली, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। तो जितने लोगों ने सी लगाया है 81% लोगों ने सही लगाया है, ताहिर हुसैन से लेकर के विश्वजीत कुमार, गोपाल सिंह, वंशिका, सौविक, प्रज्ञा, लक्ष्मी, प्रियांशु, सोनी और विनायक शर्मा ने सही जवाब दिया। कोशिश मैं यही करता हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लगाने का मौका मिले, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाए जाए ताकि आपके दिमाग के ढक्कन खुल सके, आपके दिमाग के सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो सके। चलो एक और सवाल करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस होता है? तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम फटक से आंसर करें। कोशिश यही रहती है हमेशा कि हमारे बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन सबसे बेस्ट सवाल करें, और कोशिश यही रहती है कि वो बेस्ट सवाल आप अच्छे से करें, सही तरीके से करें, सही जाने, सही समझें। तो आ चुका है आपके सामने एक और आसान सा सवाल। स्पर्मियोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ा, इसे स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं। तो सही जवाब इसका आप समझ सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन जब स्पर्मेटिड से होता है तो इसी को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अगेन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए मतलब अमरेंद्र बाहुबली विल बी द करेक्ट आंसर। अमरेंद्र बाहुबली विल बी द करेक्ट आंसर। 82% लोगों का आंसर सही हुआ है। ये देखिए, ये एक अच्छा सा सवाल, एक बेहतरीन सा सवाल है। कोशिश करें कि हर कोई सही करे। दिया आपको समय दिया आपको 45 सेकंड का, फटाक से जल्दी से समय आंसर करें, आंसरेंद्र करें, करेक्ट आंसर करें। पढ़ेंगे बेटा, युतिका बेटा पढ़ेंगे, स्पर्मिएशन भी पढ़ेंगे। अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे ना, स्पर्मिएशन भी पढ़ेंगे, घबराए नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर करें, आसान सा सवाल है आपके सामने, जल्दी से लिखें। बोला है 200 स्पर्मेटोजोआ चाहिए, तो 200 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए? ध्यान से पढ़ेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुई तो बहुत मारब सबके, बहुत मारब। खुद अपना अपना कान ऐसे पकड़ के घुमा लीजिएगा, गलत किया तो। बहुत आसान सा सवाल है ये, सवाल बहुत आसान सा है। अगर गलती हुई तो अपना कान खुद ऐड करके घुमा करके अपने आप को सही कर लीजिएगा। सॉरी शक्तिमान लिखिएगा, सॉरी शक्तिमान लिखिएगा अगर आपने गलत किया तो। पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट दिया है 200 स्पर्मेटोजोआ बनाने हैं, लिखा है ओनली 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे कि हम जानते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, और इन्हीं से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, इन्हीं से स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। मतलब जितने स्पर्मेटिड उतने ही स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जितने स्पर्मेटिड उतने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ध्यान से सुनें, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। जितने स्पर्मेटिड उतने ही स्पर्मेटोजोआ। तो अगर आप ये देखें, ये प्राइमरी है तो 1 से 2 बने, सेकेंडरी से 2, यहां से 1 सेकेंडरी से 2 बने, और हर एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो लिखा है 100 प्राइमरी होंगे तो 4, ये देखिए 400 स्पर्म बन जाएंगे, 400 स्पर्म बन जाएंगे। गलत है ये। 200 सेकेंडरी है, डिवाइड करेंगे तो इससे भी 400 स्पर्म बन जाएंगे। गलत है ये। 50 सेकेंडरी है तो इससे 100 स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। गलत है ये। लेकिन अगर जितने स्पर्मेटिड है उतने ही स्पर्म बनते हैं, तो आंसर ये फोर्थ वाला सही होगा, डी सही होगा, डीएंद्र सही होगा। आप देखें तो 200 स्पर्मेटिड थे तो इनसे 200 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। आंसर विल बी डी, डी विल बी करेक्ट। देखें 36% बच्चे सही किए केवल, ओनली 36% बच्चों का सही हुआ है। जितने लोगों ने ये महान गलतियां की है, अपने कान पकड़े, कान पकड़ के ऐसे घुमाएं और चैट बॉक्स में सॉरी शक्तिमान लिख के जाएं, सॉरी शक्तिमान लिख करके जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है, ये मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर है। असर्शन रीजन का सवाल होमवर्क दे रहा हूं, अब छुट्टी करने का समय, क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लास होने वाली है। ये आपको मैं इसका होमवर्क देके भेज रहा हूं, आप घर पे इसको लगा लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, HW है। क्या है? HW है, लीजिए HW है होमवर्क, HW। ये दोनों असर्शन रीजन के सवाल आपके लिए HW है, होमवर्क है, इसे आप लगा लीजिएगा। और अब करते हैं छुट्टी, बाय बाय करते हैं। क्लास नोट्स बेटा पढ़ते रहना है, क्योंकि क्लास नोट्स में बहुत सारी बारीक बातें आपको बताई जाती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो भी करते रहे, डीबीपी लगाते रहे। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये पढ़ाई हम सब की पढ़ाई है। हमें नीट 2025 में सेलेक्ट होना है, तो हम हर कीमत पे सेलेक्ट होकर के रहेंगे। हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए। शीशे के सामने जब हम खड़े हों, मिरर के सामने जब हम खड़े हों, तो हम ये कह सकें कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, हमने अपना 100% दिया था। होना ना होना, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ऊपर वाले पे छोड़ दिया। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने पूरे 100% एफिशिएंसी से तैयारी की है, जितनी बातें आपको बताई जाती है ध्यान से सुनते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई माई का प्यारा सा बच्चा नहीं रोक सकता। मतलब कोई एनटीए आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर बना दे, आपको वो नहीं रोक सकता, अगर आपने 100% अपना दिया है तो। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ। पूरे एनालिसिस पढ़ेंगे और बहुत सारे और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे, और आपके सारे कांसेप्ट को क्लियर कर देंगे। लव यू मेरे प्यारे बच्चे। फाइब्रस शीट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस डोंट वरी, कांसेप्ट बिल्कुल आपको जो पढ़ाया है 100% ऑथेंटिक कांसेप्ट्स हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फाइब्रस शीट जो अभी स्पॉन्ज स्ट्रक्चर में पढ़ाई थी, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, चले।